हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगह 21। फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि मैं आपको इससे पहले एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया हूँ। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया हूँ। नहीं देखें वीडियो, जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे तो आप PYQ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे PYQ तो शामिल है ही, लेकिन BPSC के द्वारा अन्य एग्जाम भी लिए गए हैं, उसके भी सारे क्वेश्चंस है। एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मल्टीपल टाइम रिविजन करिए और ध्यान दे, जब जो मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करवाया हूँ तो इसे भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। ध्यान है, इससे पहले मैं आपको एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, मतलब कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो उसी प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा, है ना। चलिए, तो आधुनिक भारत के इतिहास में पहला जो चैप्टर रहने वाला है मुगल साम्राज्य के पतन और स्वायत्त राज्य वंश का, फिर राज्यों का उदय होता है। खासतौर पर यहाँ पे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य का उदय होता है। उसके बाद चौथा चैप्टर हम लोग का है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। हालांकि ये मेंस का टॉपिक है, लेकिन प्री में भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाता है। उसके बाद यहाँ पे 1857 के विद्रोह, कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, जनजातीय विद्रोह जिसे हम लोग पूरा करने वाले हैं, भारत में शिक्षा का विकास, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें, यहाँ तक मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में पूरा करवा दो। उसके बाद अगला जो चैप्टर आने वाला है उसमें आगे का टॉपिक को पूरा करेंगे। टोटल इसमें 22 टॉपिक है, तो हार्डली मैं 3 से 4 वीडियो दूंगा, और वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप 1.5x करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हालांकि 69 BPSC का क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं करवा दिया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन यहाँ पे भी मेंशन कर दिया हूँ कुछ क्वेश्चन को, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तो वो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि चार्ल्स वुड के 1854 के डिस्पैच, जिसे हिंदी में प्रेषण कहते हैं, के संबंध में, क्योंकि ये चार्ल्स वुड के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था और शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा इन्होंने काम भी किया था। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि वुड ने 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। चार्ल्स वुड के प्रेषण के मतलब कि डिस्पैच के संबंध में, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे देखेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर पढ़ाया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, जो चैप्टर का नाम है आप देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम ही है भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िए। मैं बहुत मेहनत किया हूँ इसके ऊपर, और 69 BPSC में मैं क्यों दावा करता हूँ कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आया था, है ना। आया था क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ, और आगे भी आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप जैसे पढ़िएगा ना, यहाँ पे एक एक करके डिटेल में मैं वीडियो में पढ़ाया हूँ, तो आप आगे जैसे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 1854 का वुड डिस्पैच, है ना। चार्ल्स वुड का ये थ्योरी था, थ्योरी नहीं कहूँगा, इसका नीति उन्होंने लाया था, और बहुत अच्छे से जो है इस पे काम भी किया गया था, है ना। डिटेल में यहाँ पे मैं चर्चा भी किया हूँ इसके बारे में, देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, और डिटेल में मैं पढ़ाया भी हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भारत में शिक्षा के सुधार से संबंधित कुछ जो आयोग और समिति का गठन किया गया था, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। जैसे हंटर कमीशन हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आता है। उसके बाद बहुत सारे हैं। 1813 का शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव, सेंट्रल आयोग, यहाँ पे हरटोंग समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्जेंट योजना, है ना। तो डिटेल में करना है। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। एक आपको यहाँ पे दिखेगा समाचार पत्रों का पत्रेषण, जिसे हम लोग सेंसरशिप कहते हैं, अधिनियम, ये 1799 है, ठीक है, उसे देखना है। उसके बाद यहाँ पे 1823 का जो सेंसर लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया था 1823 का, है ना, अनुज्ञप्ति नियम, तो बहुत अच्छे से आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1835 के अधिनियम की मैं बात कर लूँ, जिसे हम लोग मेटकॉफ के अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे। और यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1857 के जो है लाइसेंसिंग अधिनियम, है ना, जिसे इंग्लिश में अनुज्ञप्ति अधिनियम कहते हैं,
उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन अधिनियम दिखेगा 1867, ये सबको पढ़ना है ना। देसी समाचार पत्रों पर अधिनियम लाया गया था 1878 में, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी वाला क्लास बहुत कायदे से आप लोग देखिएगा। सारे सेक्शन का तो ऑलरेडी मैं थ्योरी कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। और हिस्ट्री का योगदान लगभग 35+ क्वेश्चन रहते हैं, तो क्यों नहीं हम यार इसका मौका का फ़ायदा उठाएं, मैक्सिमम नंबर यहाँ से लाएं, 30+ नंबर लाएं, और बिल्कुल आसान है यहाँ से लाना। चलिए, आधा नंबर तो आपका हिस्ट्री ही दे देता है कट ऑफ के लिए, जो कि इस बार कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाला है। देखिए, दोबारा मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि वुड ने, चार्ल्स वुड के जो है 1854 का प्रेषण के संबंध में, प्रेषण का मतलब डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से आपको ध्यान देना है कौन कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि इसने जो है उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। और तीसरा चीज और एक यहाँ से ध्यान रखना है, इन्होंने वुड डिस्पैच ने क्या किया था कि प्राथमिक विद्यालय में स्थानीय भाषा को भी प्रोत्साहन किया था, है ना। तो तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट दिया गया, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा, मैं मेंशन भी कर दिया हूँ। देखिए, यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत में शिक्षा पद्धति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना था, ठीक है। वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ल्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया, और इस कारण इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप कहेगा वुड डिस्पैच को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके नेतृत्व में ये काम हुआ था, तो डलहौजी के नेतृत्व में। तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते थोड़ा सा और। चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में चर्चा करूँ तो इन्होंने 1854 के द्वारा 1854 में ही ये वुड डिस्पैच लाया था। इसके द्वारा कुछ सुझाव दिया था। यहाँ पे तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 2 पॉइंट अभी पूछ लिया गया था। तो कह रहा है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी शिक्षा को जाहिर सी बात है सिफारिश की। दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पे मेंशन है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, इसके ट्रेनिंग पर जोर दिया था। और तीसरी बात है, इन्होंने जो बात बताई थी, भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषा को शुरू करने का सुझाव दिया था। जाहिर सी बात है, स्थानीय भाषा में बच्चे जो स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं तो अच्छे से सीखते हैं। तो ये किसका सुझाव था, तो वुड डिस्पैच का सुझाव था 1854 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मैंने अभी आपको पढ़ाया, उन्होंने बताया उन्होंने कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे भी चल के, चूंकि ये सबको अच्छे से आपको करके जाना है एग्जाम हॉल में। तो आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया, तीनों में से कौन कौन सा सही है ये चूज करना है। तो कह रहा है कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा, बिल्कुल सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा पॉइंट करे कि इस अधिनियम को जो है लॉर्ड रिपन ने जो है क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन निरस्त किया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, और रिपन ने इसे निरस्त कर दिया था। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। आप चाहे तो एक बार ससरी निगाहों से इस पे नज़र डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं मेंशन भी कर दिया हूँ 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये खोज करता है। और चूंकि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन मैं आपको कहता हूँ उन्होंने पूरा करिए। देखिए यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था इस बार भी 69 में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खोज करता है और यहाँ पे देश है। तो कह रहा है कि जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस किसका खोज कर लिया था, अच्छा कहाँ के निवासी थे, उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, इस बार ये पूछ लिया था। का जो आंसर यहाँ पे जो मिला है आप लोगों का, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसे सुधार कर लीजिएगा, है ना। इतना तो आप लोग समझदार है, नहीं तो मैं कर दूंगा।
तो कोलंबस के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लूँ तो ये कहाँ के थे, तो भाई यहाँ पे ये इटली के थे, ठीक है, मेंशन कर देता हूँ, ये इटली के थे, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और एक नाम आपने जरूर सुना होगा, जैक्स कार्टियर, ये फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे। फ्रांसीसी ड्रेक जो है ये यूनाइटेड किंगडम के था, है ना, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूके कह सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे मैगलन की मैं बात करूँ तो मैगलन पुर्तगाली थे, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटना पहले घटा था। इस तरीके से क्रम में आपको सजाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कालानुक्रमित करना है ये, तो आप सबको पता है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। मार्ल मिंटो सुधार की मैं बात कर लो, जैसे मिंटो मार्ले सुधार की बात करूँ तो ये 1909 में बहुत कायदे से आपने, और खेरा सत्याग्रह आप सबको पता हो तो 1918 हो जाएगा ना। हम लोग बहुत कायदे से ये सब पढ़े हैं, तो ये इस तरीके से आप, जाहिर सी बात है, जो पहले होगा तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, तो पहले नंबर पे सूरत, पहले नंबर पे 2 बला आ जाएगा। इस तरीके से चूंकि एलिमिनेट कर सकते, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान होता है और एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में था, क्वेश्चन पूछा कि लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उससे संबंधित था। यहाँ पे सशस्त्र अधिनियम से भी था। एल्बर्ट बिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन था, बक्सर के युद्ध के बाद कौन से संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, तो इलाहाबाद की संधि होगा, है ना, तो आप सबको पता होना चाहिए, डी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिया था, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने में उसका आंसर भी आपको दिख जाएगा। मैं ऑलरेडी जो इसका जो आंसर है उसे हाइड कर दिया हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 69 बीपीएससी का जो PYQ है, क्वेश्चन जो पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री का, लगभग 22 के आसपास में क्वेश्चन था, तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप किया हूँ, ठीक है। चलो 68 का से लेके और बाकी जो बीपीएससी के दौरान एग्जाम लिए गए उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय होता है यहाँ से। तो यहाँ पे देखेंगे, प्लासी के युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था, तो सिताब राय का नाम आपने जरूर सुना होगा। राजा सिताब राय इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था, आप सबको पता है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ना, तो और अच्छे से दिखेगा, और पेन का हल्का सा जो है थिकनेस कम कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, और अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। बंगाल के नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, है ना। मीर जाफर जायज़ बात है विश्वासघात किया था, और इसलिए आप देखेंगे तो ये प्लासी का युद्ध जो है हार जाते हैं कौन, तो सिराजुद्दौला, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। और इसी 1757 ईस्वी की जो प्लासी का लड़ाई हुआ था, इसी युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, और राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया जाता था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था, या फिर आप कह सकते कि भाई लड़ी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो का नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मुगल बादशाह अवध के नवाब, साथ में बंगाल के नवाब, तीनों के संयुक्त सेना, और एक तरफ से कौन था, अंग्रेजी सेना के बीच में लड़ा गया था, और जिसमें हार होता है, मतलब कि भारतीयों की हार होती है उस समय, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते, एक तरह से भारतीय 3 नवाब थे, 3 शासक बोल सकते हैं, संयुक्त रूप से लड़ा था, और दूसरी तरफ से सिर्फ एक अंग्रेजी कंपनी, जिसमें हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजी कंपनी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा भाई, मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, देखिए बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां द्वारा की गई थी। मुर्शिद कुली खां ने जो है बंगाल में इजारेदारी प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, डायरेक्टली पूछ जाते हैं कि ये इजारेदारी प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। तो इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसान पर जो है आर्थिक दबाव बढ़ा था, ये
इजारादारी प्रथा लाया गया था, तो इन्होंने अपने सुधार के तहत पुराने जमींदारों से भी जो है कठोरतापूर्ण क्या किया था, या फिर कठोरतापूर्वक जो है यहाँ पे टैक्स वसूला था, राजस्व वसूला था, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों, महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। और इजारेदारी जो प्रणाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत किसानों को ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था, और इस समय तक राज्य मतलब नवाब और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे, और इस प्रकार धनी महाजन, साहूकार और वणिक जन की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ था। तो इसलिए बहुत, देखिए क्वेश्चन तो एक था, कितने सारे पॉइंट्स यहाँ से बन गए, तो इसलिए तो कह रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्लो लग रहा है तो आप 1.5x करके देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन खड़ा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी। तो आप सबको पता है कि नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, तो 1739 ईस्वी में, है ना। उस प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 में होता है, 1757 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है, तो 1761 में। और बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में। तो आराम से भाई कर रहे कौन सी घटना पहले घटी थी, ये तिथि याद रहेगा तब ना आप जाहिर सी बात है क्वेश्चन एडिमिट कर पाइएगा, तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, पहले नादिर शाह आक्रमण किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि नादिर शाह जो है 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करे कि वह भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, का सदस्य बना था। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन नहीं जानता है, डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल से जो है, कौन से दल से, उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद में कब, तो ये 1892 में आम चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछे जा सकते हैं, तो डेट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके सहायता से हैदर अली ने जो है 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था, है ना। तो किसके स्थापना से, तो फ्रांसीसी की स्थापना से। हालांकि यहाँ पे बोला जा रहा है, हाँ है, फ्रेंच भी है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक डी। करे कि हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम जो है हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक जो है आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जंतर मंतर का निर्माण किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है। तो आंसर डी होगा। महाराजा जयसिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो देखिए जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली में है, बनारस में है, जयपुर में है, उज्जैन है और मथुरा है। ये पांचों का जगह नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, ठीक है, राजा जयसिंह। अगला चैप्टर हम लोग का है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी का भारत आगमन। चलिए देख लेते हैं। तो कह रहे पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि किस युद्ध में जो है ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। कौन, तो ब्रिटिश कंपनी फ्रांसीसी कंपनी को हराया था। तो बेदरा का युद्ध आपने सुना है क्या, बेदरा का नहीं होगा, बताइए बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा जाएगा। वांडीवास का युद्ध होगा, वांडीवास के युद्ध हो जाएगा, ठीक है। और ये वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, 1760 में। यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1760 ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन भी है भाई। तो वांडीवास के युद्ध में जो है ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। यह तीसरे कर्नाटक के युद्ध के बाद कहानी शायद उसी के टाइम पीरियड में था। हालांकि तीसरे कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1758 से 63 के बीच में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। और तीसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1763 में। पेरिस के संधि पर हस्ताक्षर के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया था, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था
1746 से 48 के बीच में द्वितीय युद्ध हुआ था, 1749 से 54 के बीच में, और तृतीय 1758 से 63 के बीच में हुआ था। तो ये भी कई बार पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और पूछे भी गए हैं ऑलरेडी पहले भी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अधिनियम के तहत? तो सबको पता है, मुझे पता है, ये आंसर बी हो जाएगा, सभी लोग जवाब दिए होंगे। और 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। देखो भाई, चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में सहायता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्य रखता है उसे बिना भेदभाव के नियुक्ति प्रदान किया जाएगा, और इस उद्घोषणा का उल्लेख धारा 87 में निहित है। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, चार्टर एक्ट जो आता है 1833 का, इसके बारे में कुछ बेसिक प्रावधान, चारों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल को भारत का, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब कि नाम दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया था। तीसरा बात, पर्दा प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया गया था। और चौथी बात है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चाय और चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कौन सा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, ये 1877 ईस्वी में किया गया था, और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड था 1876 से 1880। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, और केसर-ए-हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। दूसरा दिल्ली दरबार की मैं बात करूं तो ये 1800 नहीं बल्कि 1903 में आयोजित किया गया था, और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो अगर पूछा जाए कि दूसरा दिल्ली दरबार जो यहाँ पे आयोजित किया गया था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भाई उस समय जो था वो था, आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड था 1899 से 1905। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में होता है, और भारत का वायसराय उस समय था यहाँ पे हॉर्डिंग द्वितीय है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, और इसका टाइम पीरियड होता है 1910 से 1916। और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, आप सबको पता होना चाहिए। बंगाल विभाजन को रद्द करने की तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली वहाँ पे स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के जो है साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को जाता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग जो है 1857 ईस्वी का जो है क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी का युद्ध के बाद से ही खुल जाता है। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया, और वह जो है राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी भारत में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1760 के प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? तो भाई फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, अभी आपने देखा ना। देखिए, बांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वर्ष 1760 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, और उनको जो है पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। और यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई और अंग्रेज की जीत हुई। बांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकूट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है यहाँ पे काउंट द लाली ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट।
अगला क्वेश्चन है वर्ष 1632 ईस्वी में पटना शहर में जो है कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापना किया था 1632 में। तो सबको पता है डच ने किया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। देखो भाई ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक जो है व्यापारी कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में होता है, और इस कंपनी ने जो है ये 1632 में बिहार के शहर पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाल की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुआ था, पुर्तगाली कंपनी का। तो जाहिर सी बात है कहाँ पे होगा, कालीकट में, कोचिन में बिल्कुल भाई आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोचिन में हुआ था। तो भाई कोचिन तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा ई। देखिए कह रहे कि पुर्तगालियों ने जो है, जो कि 1498 में किया था ना यार, मैं आपको बताया था ना 1498 ईस्वी में कोचिन में। तो कह रहे कि भाई पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचिन में कब, तो ये 503 ईस्वी में। पुर्तगाली आता है 1498 में, ये ध्यान रखिएगा। और कंपनी प्रथम जो फैक्ट्री स्थापना करता है वो कहाँ पे करता है, तो 1503 ईस्वी में कोचिन में, केरल के कोचिन में स्थापना किया था। इसके बाद जो है 1505 में कुन्नूर, गोवा, दमन, दीव और हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापना किया था। और इस प्रकार इसके आंसर आपको पता होना चाहिए सी हो जाएगा सॉरी ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी का जो है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। अंग्रेजी मतलब अंग्रेजों का, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और आंसर ये हो जाएगा कोलकाता में। देखिए बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान, नाम जरूर आपने सुना होगा, 1698 ईस्वी में अंग्रेजी को सुल्तानती कलिकत्ता गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्होंने गांवों के मालिकों को कितना, तो 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीकट में जो है किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था और जिसका प्रथम प्रेसिडेंट जो है चार्ल्स आयर था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। अब देखो भैया अच्छा क्वेश्चन है, पुर्तगाली करता था, आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ पर उन्होंने अकबर की अनुमति से एक जो है कारखाना स्थापित किया जो पुर्तगाल का प्रमुख केंद्र था। भारत आने वाली वाणिज्यिक कंपनी में पुर्तगाली प्रथम कंपनी थी। प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 में कालीकट मतलब कि कालीकट आप सबको पता है कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आता है, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की मैं बात करूँ तो टर्की, गुजरात, मिस्र के संयुक्त सेना को जो है पराजित कर कहाँ पे द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर जो है अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में जो है सबसे अधिक शक्तिशाली माने गए। अगला क्वेश्चन है, बम्बई पुर्तगीज या फिर बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बम्बई जो है पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह के उपलक्ष्य में जो है इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। तो उस राजकुमार का नाम क्या था, तो चार्ल्स। अब देखो चार्ल्स प्रथम और चार्ल्स द्वितीय के लेके लोगों को मन में डाउट रहता है, नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन यहाँ से गलत भी होना चाहिए। तो चार्ल्स द्वितीय था, ठीक है। देखो 1761 ईस्वी की ये घटना है। पुर्तगाली ने अपनी राजकुमारी कैथरीन, जिसका नाम था कैथरीन ब्रेंगेंजा, के विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके और बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। आप देख सकते हैं भाई भारतीय शहर को एकदम आदान प्रदान कर रहे हैं, दहेज के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को जो है 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है कंपनी को दे दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है, ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखो भाई, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आता है और 1509 ईस्वी में इसे भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? पुर्तगाली का उपनिवेश का, तो वास्को डी गामा आप सबको पता होना चाहिए। वास्को डी गामा इज द राइट आंसर। देखो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ किया और पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कुजनूर, गोवा, दमन दीप, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली और 1505 ईस्वी की मैं बात कर लूँ तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये क्वेश्चन यार, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी नहीं होगा, सी होगा। ये तो यात्री थे वास्को डी गामा, आंसर हो जाएगा सी, है ना। अल्मीडा हो जाएगा, माफी चाहता हूँ, हो जाता है बाय मिस्टेक। चलिए, तो फ्रांसिस द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर जो है आया और इसने हिंद महासागर में पुर्तगाली की स्थिति को मजबूत किया। और अल्मीडा की मैं बात कर लूँ तो ये 1509 ईस्वी तक जो है भारत में रहा और इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में वायसराय बनकर आता है और इसने पुर्तगाली आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह का प्रोत्साहन भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है कौन, अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ठीक है, तो आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा डी, अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, है ना। देखो भाई, प्रथम कर्नाटक का युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था? सौली बहुत इंपॉर्टेंट है, सौली के स्थान पर हराया था पुर्तगालियों को, सौली के स्थान पर अंग्रेजी अधिकारी ने हराया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थॉमस बेस्ट का नाम आप जरूर सुना होगा। देखो भाई, थॉमस बेस्ट ने सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली सेना को पराजित किया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1612 में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापना किया था? प्रथम नहीं होगा, पहला, हाँ प्रथम बोलिए चाहे पहला बोलिए, डाउट नहीं होना चाहिए। कहाँ पर स्थापित किया था? ठीक है, सूरत हो जाएगा भाई, सूरत, डी इज द राइट आंसर। देखो भाई, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापना की। देखो यहाँ पे 1612 लिखा है, 1613 होना चाहिए। और यही दक्षिण भारत में बात कर लूँ तो इन्होंने अपना प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, आप सबको पता है यहाँ पे। तो इन्होंने दक्षिण भारत में जो है अपने प्रथम फैक्ट्री कब, तो 1611 में, और प्रथम फैक्ट्री जो है ये 1613 में गुजरात के सूरत में किया था। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चैप्टर का नाम ही आप सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज। तो बिहार के किस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट करिएगा। तो कह रहा है कि फतेह शाही विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ था, है ना, क्योंकि ये बिहार के क्षेत्र में होता है और बिहार के सारण जिला में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सी इज द राइट आंसर। देखो भाई, फतेह शाही का विद्रोह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह किया गया था, जिसमें ये पहला विद्रोह था। खासतौर पे सारण के क्षेत्र में यह विद्रोह किया गया था, फतेह शाही विद्रोह। ठीक है, इस विद्रोह को जो है छापामार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ, इनके जो फॉलोअर्स थे उनके साथ जो है जंगलों में
जंगलों में भाग गए थे और वह जो है अंग्रेजों के खिलाफ छापामार विद्रोह जो है यहाँ पे करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो श्रीरंगपट्टनम का आपने नाम जरूर सुना होगा। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी से प्रेरित यहाँ पे जय गोविंद क्लब की स्थापना किया था और स्वतंत्रता वृक्ष को भी लगवाया था। टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता हैदर अली ने ही जो है शेर ए मैसूर को उपाधि टीपू को दिया था। अगला क्वेश्चन है, रंजीत शाह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। इज द राइट आंसर। देखिए, रंजीत शाह ने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर, जिसका अफगान के अमीर थे, जिसका नाम था शाह शुजा से प्राप्त किया था। रंजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मिसलों में से एक जो है शुक्रचकिया मिसल का नाम आपने जरूर सुना होगा, उससे संबंधित था। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं झेलम के प्रदेशों के जो है प्रशासन का कार्यभार संभाला था और 1798-99 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक, जिसका नाम था जमान शाह, ने जो है रंजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया था। रंजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया और 1800 ईस्वी में इसके पश्चात अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया। और होता क्या है कि 1809 में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रंजीत सिंह के यहाँ पहुंचा और कोहिनूर हीरा जो है उन्हें भेंट के रूप में दिया था रंजीत सिंह को शाह शुजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज से पराजित जो हुआ था, सिराजुद्दौला हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए। देखो भाई, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में जो है 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक ओर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तो और दूसरी ओर बंगाल की नवाब की सेना लड़ा, जिसमें कंपनी की सेना का जो है यहाँ पे नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और नवाब सिराजुद्दौला का यहाँ पे हार होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? बहुत अच्छा है ना क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ विजयनगरम का राजा, ये इज द राइट आंसर। थोड़ा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, और अच्छा क्वेश्चन भी है। नहीं, ये माफी चाहता हूँ यार, आंसर होना चाहिए ये हैदराबाद के निजाम हो जाएगा, 5 का बी होगा। ठीक है, करक दक्षिण भारत में 1794 ईस्वी में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपया की भेंट देने की मजबूर किया था। राजा ने इसे अस्वीकार कर दिया तो कंपनी ने उनकी या जो जागीर होता था उनको जब्त कर लिया। राजा ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार डिंडीगुल और मालाबार के पॉलीगारों ने भी अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था, उनका जो टैक्स था, के विरुद्ध जो यहाँ पे विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1801 से लेके 5 तक यह जो है अपर्पित जिलों तथा उत्तरी आरकाट के जिलों के पॉलीगारों का विद्रोह चलता रहा। और एक तिथि आता है 1805 ईस्वी में वेलजली ने जो है यहाँ पे त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया और महाराजा ने संधि की शर्त से जो है क्या किया, तो अप्रस्त्र होकर यहाँ पे आप देखेंगे तो कर देने से मना कर दिया। अंग्रेज जो है रेजिमेंट, जो अंग्रेज के रेजिमेंट थे, तो अंग्रेज रेजिमेंट के धृष्टापूर्ण कार्यों के विरुद्ध और दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया था और हैदराबाद के निजाम सदैव जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा और उसने कभी अंग्रेजी के विरुद्ध यहाँ पे नहीं गया। बेसिक बातें था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे कि सम्राट आलमगीर द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान प्रदान की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपने तिथि ध्यान रखिएगा, यह 12 अगस्त 1765 इज द राइट आंसर। देखो भाई होता क्या कि शाह आलमगीर द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 का फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा उड़ीसा के अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दिया। दोबारा सुनिए इस क्वेश्चन को, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत की जो है व्यय के लिए 23 लाख रुपया देगी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद रजा खां को। देखो भाई इलाहाबाद की संधि 1765 में होता है, आप पता होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए जो है नायब दीवान बनाया। किसको? तो मोहम्मद खां को बंगाल के नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर या फिर मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था, और राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पटना में रहकर कार्य करता था जो सिताब राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में जो है दाखिल नहीं होने दिया था? अच्छा क्वेश्चन नंबर 8। तो बी इज द राइट आंसर, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। देखो भाई अली गौहर, जिसे हम लोग अली गौहर का ही नाम था शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो अली गौहर जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा अली गौहर, इसे यहाँ पे वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, परंतु 1772 में मराठों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली लौटा, और शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय मुगल शासक बना, और इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर सिमट कर रह गया था, और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह भी होता है, बस ध्यान रखना। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी, टीपू सुल्तान के साथ। देखो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, है ना। और संधि की शर्तें के अनुसार टीपू सुल्तान ने जो है अपना आधा राजस्व और 3 एकड़, यहाँ पे देखिएगा 3 करोड़ रुपया युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जो है देना था। साथ ही जब तक रुपया का भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों कॉर्नवालिस के शिविर में जो है यहाँ पे बंधक के रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर को जो है आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया, और टीपू के लिए अब अंग्रेज से मैसूर को बचाने या फिर बचाए रखना असंभव हो गया। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था, हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? कॉर्नवालिस ने दिया था। किसके लिए? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है, टीपू सुल्तान के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बक्सर की युद्ध लड़ा था, है ना। तो देखो भाई 22 अक्टूबर 1764 को, देखो भाई बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में जो है यहाँ पे बक्सर बिहार में पड़ता है, बक्सर एक जिला है, वहीं पे लड़ा था। इसमें से इनमें देखा जाए तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था, और इसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजी का विजय होता है, अंग्रेजों का। अगला चैप्टर हम लोग का है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, जरा सा देखिएगा। पहला क्वेश्चन, किसने बंगाल की माहलवारी बंदोबस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रणाली की शुरुआत की किसने किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी। महलवारी व्यवस्था मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था, रियायतबारी व्यवस्था, ठीक है। देखो भाई महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव ये 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश
में देखा जाए ब्रिटिश भारत का लगभग 30% क्षेत्र पे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो आंसर हालांकि डायरेक्टली हो जाएगा, अगर किसके द्वारा पूछता तो आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। अस्थायी बंदोबस्त हो जाएगा, देखो सी हो जाएगा। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रारंभ की गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में जो है प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जो है भूमि मतलब कि जमीन का वास्तविक स्वामित्व जमींदारों को दे दिया तथा किसान भूमिहीन हो गए, जिसके कारण किसान जमींदार की जो है दया पर आश्रित हो गया। रैयतबारी व्यवस्था आरंभिक रूप से प्रारंभ किया गया था किस क्षेत्र में, है ना। तो भाई अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये तमिलनाडु का क्षेत्र था और क्षेत्र इसमें शामिल था, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो रैयतबारी व्यवस्था प्रारंभिक रूप में जो है यहाँ पे प्रारंभिक रूप में स्टार्टिंग जो हुई थी ये 1792 में। यहाँ पे देखा जाए तो आधुनिक भारत में तमिलनाडु का जो बारामूला वाला जो जिला है ना भाई, वहाँ पे से प्रारंभ किया गया था। और यह जो है व्यवस्था मूल रूप से वर्ष 1920 में मद्रास तमिलनाडु में जो पड़ता है आपको पता होना चाहिए, तत्कालीन गवर्नर जनरल उस समय का जो था टॉमस मुंडो द्वारा प्रारंभ किया गया था। और सर्वप्रथम यह जो है मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और असम के कुछ भागों में शुरू की गए थे। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत का जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, तो 51% क्षेत्र पर जो है ये फैले हुए थे। रैयतबारी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक जो है सीधा समझौता किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा डी, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। देखो भाई, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ये एक संगठन था, उसके द्वारा किया गया था। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना 1857 में किया गया था और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन जो हुआ था यह 1859 में। उसका उद्देश्य था कि विश्व के जो है प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किसके दौरान पड़ा? अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा बी, ये जो है अच्छा क्या बोला है, भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान हुआ था, है ना। तो ये 1876 से 78 के बीच में होता है। देखो भाई, भारत में अंग्रेजी शासन काल के दौरान सबसे बड़ा जो अकाल पड़ा था, ये ध्यान रखिएगा 1778 से 1776 से 78 के बीच में पड़ा था। यह संपूर्ण भारत में फैल गया था। इसमें 50 लाख व्यक्ति मारे गए थे। इसके बाद सन 1878 में वायसराय लॉर्ड लीटन द्वारा रिचर्ड स्ट्रेचरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग यहाँ पे गठन किया गया था। प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था और इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित जो प्रदेश था मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मतलब कि सीधे तौर पे कह सकते दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था यहाँ पे ये प्रभावित था। ठीक है, मध्य भारत के कुछ भाग भी इसमें, जैसे पंजाब भी इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा किया गया था? अकाल संहिता की, तो आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे स्ट्रेचरी आयोग हो जाएगा। देखो भाई, स्ट्रेचरी आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है 1883 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई थी। इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में जो है सुझाव दिए गए कि इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने के लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्य की सूची दी गई थी और अकाल आयुक्त की जो है यहाँ पे नियुक्ति का सुझाव मैकडोनाल्ड आयोग ने दिया था। ठीक है, मैकडोनाल्ड आयोग सुझाव जो है मैकडोनाल्ड आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, होम
चार्जेस, या आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित था। क्या हो जाएगा भाई? देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ई होने का कारण क्या है, जरा सा यहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस या देसी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत जो है ब्रिटिश ऑफिसर थे और व्यापारियों द्वारा अपने घर भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर कब्जा और भारत में काम कर चुके यहाँ पे जो ब्रिटानी ऑफिसर है, जो ब्रिटिश का ऑफिसर था, अफसरों के पेंशन शामिल थे। देसी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण अंग था। देसी खर्च भारत में जो है संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतबारी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? मद्रास वाला क्षेत्र में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, आगे भी रिपीट होने की प्रबल संभावना। तो थॉमस मुनरो आंसर हो जाएगा बी। देखो भाई, मद्रास में रैयतबारी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र था वो 51% हिस्सा पर जो है यहाँ पे रैयतबारी व्यवस्था लगाया गया था और इस पद्धति में सीधे किसान से कर जो है वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है भाई, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, रैयतबारी व्यवस्था। देखो भाई, रैयतबारी व्यवस्था में जो है किसान भूस्वामी होता था, वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता था। ठीक है, रैयतबारी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुंडो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु का जो बारामहल जिला है उसमें लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का 51% भाग पर जो ये था। ब्रिटिश काल में जो है कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 10 का आंसर जो है हो जाएगा ए, जमींदार। माफी चाहता हूँ, जहांगीर बोल रहे, जमींदार। देखो होता क्या है कि ब्रिटिश कालीन कृषक वर्ग जमींदार से जो है प्रताड़ित था। ठीक है, जमींदार भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त, जमींदार को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिससे वह जो है काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे। वह समय पर लगान न देने पर जो है जमीन वापस छीन ली जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइन स्थापित की गई थी? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी। देखो भाई, भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाए गए। आपको पता होना चाहिए ये जो है बम्बई से थाने तक 1853 में प्रथम रेल भारत में चली थी और रेलवे लाइन बिछाने का जो है बृहद स्तर पर यह कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। सारे क्वेश्चन को एक एक करके करना है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है एक एक करके पढ़ना है, एक भी नहीं छोड़ना है। एग्जाम टाइम में मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम दे के आइएगा ना एग्जाम हॉल से, तो फिर मैं सारे क्वेश्चन को मिला के दिखा दूंगा कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको, और थ्योरी वाला वीडियो जो दिया हूँ उसको देखिए और पीडीएफ को बार बार रिविजन करिए। अभी यही काम करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्षर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर जो है भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। तो यह किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन और आंसर जाहिर सी बात है सी हो जाएगा, सचिदानंद सिन्हा। देखो भाई, इसके बारे में देख लेना, अच्छा है क्वेश्चन। और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सचिदानंद सिन्हा कौन कौन थे? शिक्षाविद तो थे ही, अधिवक्ता भी थे, पत्रकार भी थे और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, आप सबको पता होना चाहिए। तो वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आलोचक थे, है ना, और इन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हमेशा जो है शोषणकारी बताया एवं आलोचना की। इन्होंने, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की मैं बात करूँ तो इन्होंने
कहा कि ब्रिटिश शासन और सरकार भारत का शोषण कर रहे हैं तथा अंग्रेजी राज के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को जो है अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिसे व्हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट मेन वर्डेन कहते हैं। उनका कथन है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर जो है भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेन्स वर्डेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो आप सबको पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखा है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखो भाई, बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था और इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन का जो है बाइबल बताया गया है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, आप सबको पता होना चाहिए, और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा गया है। 1852 में इन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किया था। दादा भाई नौरोजी ने देखा जाए तो 2 मई 1867 ईस्वी में लंदन में आयोजित इस इंडिया एसोसिएशन की बैठक में जो है धन निकासी के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपने पत्र, इसका पत्र का नाम था, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड डेबट टू इंडिया में पहली बार भारतीय धन की निकासी का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी की जो है अन्य पुस्तक जिसमें इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत की व्याख्या की, आप सबको पता होना चाहिए, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि जो है इनकी पुस्तक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रजनी पामदत्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। इन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इज द राइट आंसर। देखो भाई, रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त का यह कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं के संदर्भ में है और उदारवादी अथवा नरमपंथी नेताओं में देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी थे, आप सबको पता होना चाहिए, फिरोज शाह मेहता थे, दिनसा वाचा थे, हालांकि दिनेश लाल वाचा रहता है ना, गोपाल कृष्ण गोखले थे, आदि का नाम इसमें आता है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लूँ तो उनका विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग को जो है अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने रखना अधिक प्रभावी सिद्ध होगा, जो कि किसका? उदारवादी दल के जो नेता थे। मैं आपको उस नेता का नाम भी बताया, अभी आपने देखा, तो उनका कहना था। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट जो सेटलमेंट सिस्टम था, किसके साथ किया गया था, है ना? तो किसके बीच में होगा? 2 लोग होगा, बताइएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ए हो जाएगा, जमींदार के साथ। तो भाई, अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में शुरू किया था। इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसान के बजाय जमींदारों के साथ किया गया था और इसके तहत या फिर इस बंदोबस्त के तहत, यार थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, कोई बात नहीं। इस बंदोबस्त के अंतर्गत जो है भारत की मैं बात करूं, ब्रिटिश भारत का कितना, तो 19% भाग इसमें था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, है ना? अस्थाई बंदोबस्त जिसको कहते हैं हिंदी में। तो क्या कारण था 16 नंबर का? तो बिल्कुल यहाँ पे भू राजस्व का जो है राजस्व निर्णय, आंसर क्या हो जाएगा? सी, निर्णय करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी इसी को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण भू राजस्व का निर्णय करना था। इसके द्वारा सरकार को एक अस्थायी आय प्राप्त होने लगी, जिससे भावी सरकार खर्चों का जो है यहाँ पे बजट निर्मित करने में यहाँ पे क्या हुआ,
तो यहाँ पे सुविधा होने लगी। सरकारी खर्चे का बजट निर्मित करने में सुविधा होने लगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? देखो भाई, इस तरह का क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है, और हम लोग पढ़ते नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर जो है उच्च यहाँ पे तट का टैक्स। अब जहां पे जरा सा देखिएगा, देखो भाई, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कई कारण निम्न है, जिसमें ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर जो है उच्च तटकर जो टैक्स था वो तटकर पहली। दूसरी बात, यहाँ पे भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना, भारत से कोची माल का निर्यात, भारतीय माल पर जो है आते जाते समय का कर, मतलब कि आता जाता था उसका भी टैक्स, और भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने पर जो है बाध्य करना, और यहाँ पे लंकाशायर व मैनचेस्टर से सूती माल की जो है स्पर्धा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सबको पता है, दादा भाई नौरोजी। देखो भाई, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। इन्होंने भारत का जो है वयोवृद्ध पुरुष, जैसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, देख सकते हैं लिखा हुआ है। इन्होंने जो पुस्तक लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, और गुजराती भाषा में रस्त गुप्तार सप्ताही इनका जो है ये पत्रिका था। और 1892 में फिन्सबरी क्षेत्र में जो है पार्लियामेंट्री के लिए निर्वाचित हुए, और आप सबको मैं बता दूं वे 1886, 1893 और 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर हम लोग का है 1857 का विद्रोह। चलो भाई, तो वीडियो को मैं यहीं पे कर देता हूँ इंड, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो हो गया। हालांकि आप देखेंगे तो आप इसे 30 मिनट में देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, और आप खुद से जब आप रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो एक एक पॉइंट को रीड करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे चैप्टर 5 से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट में मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।